की गड़गड़ाहट गूंजती रहनी चाहिए। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। यह एक विशेष श्रृंखला है, इसका आप सबके साथ साथ संपूर्ण देश की समाज को लाभ होगा और आने वाली जो एक नवीन पीढ़ी होगी उसका परिचय भी जो वर्तमान में जिन शासन की प्रभावना में संलग्न विद्वान हैं उनका परिचय उस पीढ़ी को होगा। और इसी क्रम में मैं आदरणीय जिन्हें हम सभी प्रेम से छोटी मम्मी कहते हैं, ऐसे आदरणीय श्रीमती गुड़माला जी भारेले जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। शाश्वत बालिका यहाँ उपस्थित है, आदरणीय मम्मी जी को लेकर के आप मंच पर उपस्थित हों। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मम्मी जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आज का यह विशेष साक्षात्कार का क्रम मैं हमारी ग्वालियर की तालियां कमजोर पड़ रही हैं कि एक बार जोरदार तालियां बजते रहना चाहिए। और इसी क्रम में मैं मम गुरु आदरणीय विद्वान पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री साहब को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप भी मंच पर विराजमान हो। हमारे दुर्धाम के द्वय विद्वान आदरणीय पंडित श्री रितेश जी शास्त्री साहब एवं आदरणीय पंडित श्री संदीप जी शास्त्री साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर विराजमान हो। मम्मी जी सोफा पर इधर इधर आ जाइए, इधर। संदीप जी भाई साहब से निवेदन है आप मंच पर विराजमान हो। आदरणीय शुद्धात्म जी भाई साहब भी मंच पर विराजमान हो और पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के उप प्राचार्य पंडित श्री जिन कुमार जी शास्त्री साहब, आप भी मंच पर विराजमान हो। इस प्रकार हमारे आज के द्वय विद्वान एवं मम्मी जी मंच पर उपस्थित हैं। एक बार पुनः जो कि हम मंच से वही अंग वस्त्र पहनाएं, ये सारी चीज़ें करें, इन सब चीज़ों को गौण करके सीधे मैं अपने कार्यक्रम के ओर बढ़ूं उसके पूर्व एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समस्त मंचासीन अतिथियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं हम स्वागत करेंगे। मैं नवप्रसूत यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से, रत्नत्र तीर्थधाम परिवार की ओर से आदरणीय विद्वान पंडित श्री परमात्मा प्रकाश जी भाई साहब का हृदय से वंदन, अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हुआ मैं आप सभी का परिचय आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भाई साहब के व्यक्तित्व से करवाना चाहता हूं। मैंने बहुत संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से उनके अभी तक के जीवन को आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भाई साहब का जन्म 30 सितंबर 1959 को हुआ था। तब से लेकर आज तक के समय को यदि हम जोड़ें तो आदरणीय भाई साहब ने 63 बसंत आज तक देख लिए हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम पुनः आदरणीय भाई साहब का हार्दिक स्वागत करेंगे। इस चैनल के माध्यम से ग्वालियर मुमुक्षु मंडल, संपूर्ण मुमुक्षु समाज के साथ साथ संपूर्ण देश का मुमुक्षु मंडल, देश की समाज दो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ा हुआ है। एक तो पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का जो PTST नाम से यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से, और हमारा जो नवप्रसूत यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से लाइव जुड़ करके इस साक्षात्कार से हमसे जुड़ करके लाभान्वित हो रहे हैं। आपका नाम आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भारेले साहब है। आपके पिता शायद ही यहाँ सदन में उपस्थित कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा जो अपरिचित हो। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध विद्वान आदरणीय डॉक्टर पंडित श्री हुकमचंद जी भारेले साहब जो हमारे मम गुरु नाम गुरु हैं, जिनका आशीष अनुकंपा हम सभी पर सतत बनी रही है। उनके ही आशीष से आज हम सब इस तत्व की गंगा में स्नान करते हुए अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। आपकी माता श्री हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय श्रीमती गुड़माला जी भारेले साहब। मैं आपका भी मंच से हार्दिक वंदन, अभिनंदन एक बार एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भाई साहब की जो शिक्षा हुई वह बीएससी करने के बाद आप तब से लेके अब तक निरंतर धर्म प्रभावना में संलग्न रहे।
विशेष आपके बारे में बताना चाहता हूँ। शिक्षार्जन के बाद आप मुंबई रहे, मुंबई में करीब आप 35 वर्ष रह कर के आपने हीरे के आयात निर्यात का व्यवसाय एक बृहद स्तर पर किया और उसमें भी दुर्लभ किस्म के जो हीरे होते हैं उनके आयात निर्यात का व्यवसाय आपके माध्यम से वह सफलतम संचालित रहा। वर्तमान में भी आप जयपुर में रह कर के उस व्यवसाय को प्रगति प्रदान कर रहे हैं। मुंबई में लगभग आप 35 वर्ष रहे, वहां से सन 2014 में आपका पुनः आदरणीय छोटे दादा की अस्वस्थता होने के कारण स्मारक आना हुआ। वहां से आप वापिस जयपुर आए। जयपुर आने के उपरांत आप वहां से निरंतर धर्म प्रभावना में संलग्न हो गए। वर्तमान में आप पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के कार्यकारी महामंत्री एवं पंडित टोडरमल सर्वोदय ट्रस्ट जयपुर के कार्यकारी महामंत्री हैं। इसी के साथ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री आप हैं और साथ ही साथ आपके संपादन के माध्यम से जो जैन पथ प्रदर्शक नामक पत्र हम सभी को उपलब्ध होता है उसके आप वर्तमान में संपादक हैं। उसके माध्यम से संपूर्ण समाज लाभान्वित होता है। आपके द्वारा धर्म साहित्य जो रचा गया है उनमें जो प्रकाशित कृतियां हैं क्या मृत्यु अभिशाप है, द्वितीय जो कृति है अंतर्द्वंद, यह 2 कृतियां आपके माध्यम से रचित हैं जिनका हम सभी को लाभ प्राप्त होता है। प्रकाशाधीन करीब आपके द्वारा लिखित 2000 पेज का साहित्य आपके पास उपलब्ध है। समय पर हम सभी को वह सत्य साहित्य भी उपलब्ध होगा। एक बार पुनः मैं आदरणीय भाई साहब का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत इस मंच से करता हुआ ले चलता हूं आप सभी को उस ओर जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मैं सर्व औपचारिकताओं को गौण करता हुआ आज के इस साक्षात्कार के प्रथम प्रश्न के माध्यम से आप सभी के बीच में आदरणीय परमात्म प्रकाश जी भाई साहब से निवेदन करता हूं। हमारा पहला प्रश्न इस साक्षात्कार का आपसे है। संपूर्ण देश का मुमुक्षु समाज आपको आज इस YouTube चैनल के माध्यम से इस प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर सुन रहा है। ऐसे समय में एक दादा की अनुपस्थिति में यह प्रशिक्षण शिविर का होना, प्रथम प्रशिक्षण शिविर का दादा की अनुपस्थिति में होना निश्चित ही ग्वालियर संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के लिए गौरव की बात है। मैं इस समय पर आदरणीय भाई साहब से पहला प्रश्न निवेदन करता हूं। आदरणीय छोटे दादा की उपस्थिति में यह पहला प्रशिक्षण शिविर है, अनुपस्थिति में यह पहला प्रशिक्षण शिविर है। इसके अनवरत रूप से संचालित बनाए रखने हेतु आपकी आगामी क्या योजनाएं हैं? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का एक ऐसा प्रबल प्रभावना योग चल रहा है जैसा कि भूतकाल में पहले कभी नहीं था। परिवर्तन के बाद स्वयं पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक इस हिंदुस्तान की धरा पर तत्व ज्ञान की गंगा प्रवाहित की और उनके पदार्पण के बाद 43 ईयर्स 43 वर्ष तक दादा उनके काम को आगे बढ़ाते रहे और उसे मल्टीप्लाई करते रहे। कई गुना उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। आज पूज्य गुरुदेव श्री नहीं है, उनकी क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। दादा चले गए, दादा की क्षति पूर्ति हम कोई भी नहीं कर सकते, पर हम सब लोग कृत संकल्प हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जिसका शुभारंभ किया और पूज्य दादा ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तत्व प्रचार का जो अभियान छेड़ा है, अपनी शक्ति के अनुसार हम संपूर्ण विश्व में उस अभियान को जारी रखेंगे, उसे मंद नहीं पड़ने देंगे। और सच कहूं तो हमें उसमें बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। दादा ने इतना सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके तैयार किया है और इस तत्व प्रचार को ऐसा विश्वव्यापी बना दिया है, इतनी विशाल टीम विद्वानों की तैयार कर दी है कि अब हमें तो मात्र धीरे से उसको धक्का लगाते रहना है और ये काम स्वयं भी चलता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रयत्नों में कमी रखेंगे,
ये हमारा सौभाग्य है कि हम थोड़ा भी करेंगे तो वह द्विगुणित और बहुगुणित होता रहेगा। इसलिए इस बात में आपको संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल सिर्फ इस प्रशिक्षण शिविर का नहीं है। दादा की एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है विद्वानों की फैक्ट्री, पंडित टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से प्रकाशित होने वाला सत साहित्य। दादा हमेशा मुझसे ये कहा करते थे, परमात्मा तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है बस इसे ही तुम धक्का लगाते रहोगे तो बहुत काम होगा। वो ऐसा तब कहा करते थे जब वो मुझे देखते थे कि मैं बोझिल हुआ जा रहा हूं, खाम खा अत्यधिक जवाबदारी महसूस करते हुए जब वो मुझे बोझिल देखते थे तो सांत्वना के रूप में कहते थे जो चल रहा है सब कुछ तैयार है, बस तुम उसे धक्का लगाते रहो और ये चलता रहेगा। और उनके वचन, उन्हें तो ऐसी लब्धि प्राप्त थी कि उनके मुंह से जो शब्द निकले वे निश्चित ही फलीभूत होते हैं। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से संपूर्ण देश की समाज को भी यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ये गतिविधियां दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ती रहेंगी और निरंतर चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गतिविधियां पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रभावना योग में संचालित हुई, वर्तमान में चल रही हैं, वह अनवरत रूप से हम सभी के प्रयासों के माध्यम से दिन दूनी रात चौगनी होते वृद्धिंगत होते हुए चलती रहें। ऐसी भावना के साथ आपने हमारे प्रथम प्रश्न का समाधान दिया। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से हम पुनः आपके परिणामों की, उत्तम परिणामों की अनुमोदना इस मंच के माध्यम से करना चाह रहे हैं। मैं आप सभी उपस्थित सदन में साधर्मी जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साक्षात्कार के मध्य आप सभी का भी यदि कोई प्रश्न इस मंच से आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी भाई साहब से हो तो आप हमें अपना हाथ ऊपर करके इशारा करेंगे तो हम सुनिश्चित साधर्मी जनों को क्योंकि अधिक लोग करेंगे तो सबको समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ एक दो साधर्मी जनों को इस मंच से समय देने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सब भी साक्षात्कार से जुड़ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न के लिए आदरणीय भाई साहब से निवेदन करना चाहूंगा। हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि जब संपूर्ण देश की मुमुक्षु समाज पर कोई प्रश्न या शंका उत्पन्न होती थी तो सभी की नज़र छोटे दादा की उपस्थिति में कि इस शंका का समाधान कहीं नहीं होगा तो स्मारक में आदरणीय दादा के पास भेजा जाए, वहाँ से एक निश्चित समाधान हमें प्राप्त हो, तो उसके माध्यम से हम अपनी आगे की दिशा तय करेंगे कि हमें क्या करना है। कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई भी शंका या प्रश्न हमारे मन में सामाजिक धार्मिक किसी भी प्रकार का उत्पन्न होता था तो सबकी नज़रें दादा पर टिकी होती थी कि दादा इसका क्या समाधान निकालते हैं। परंतु आज दादा हमारे बीच में नहीं है। ऐसे समय में आप विकल्प के रूप में किसे स्थान देते हैं या किसे स्वीकारते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल आशीर्वाद से इस समाज में आज भी अनेक अनुभवी वयोवृद्ध विद्वान और नेतागण मौजूद हैं और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। और रही बात किसे स्थान देते हैं, मैं कौन होता हूं किसी को स्थान देने वाला। जंगल में शेर को कौन राज तिलक करता है। जब पूज्य गुरुदेव श्री महाप्रयाण कर गए तो उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, पर अगर आप संपूर्ण देश के मुमुक्षु समाज से या अन्य जैन भाई बंधुओं से पूछेंगे कि पूज्य गुरुदेव श्री के बाद कौन, तो एक नाम स्वतः ही सबकी जबान पर आ जाया करता था, डॉक्टर हुकमचंद जी भारे। उन्हें किसी ने राज तिलक नहीं किया था, उन्हें किसी ने ये हैसियत दी नहीं थी, प्रदान नहीं की थी, पर अपने पुरुषार्थ से, अपनी विद्वत्ता से, अपने कृतित्व से उन्होंने वह स्थान प्राप्त कर लिया था। और आज भी यह धरा निपुती नहीं है
ऐसे ऊर्जावान, दूरदर्शी अनेक विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं। और फिर हमारे पास है ना धर्म कांटा। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, वे सच्चे देव हैं, और वीतरागता की पोषक जिनवाणी होती है। इस कसौटी पे जो खरा उतरे वो देव है और वो शास्त्र है। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री का यह अभियान और डॉक्टर साहब का यह अभियान मात्र आध्यात्मिक धर्म के प्रचार के लिए है। संपूर्ण समाज की वह गतिविधि जो अध्यात्म के प्रचार से संबंधित है, हम उसमें शामिल हैं, हमारा उसमें पूरा सहयोग है। समाज बहुत विशाल है, उनकी आवश्यकताएं भी बहुत प्रकार की होती हैं। उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अलावा सामाजिक आवश्यकताएं भी हैं, आर्थिक आवश्यकताएं भी हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकताएं भी हैं। समाज को तो लोगों की सब प्रकार की सेवाओं की जरूरत है, और अनेक लोग इन विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमने मात्र तत्व प्रचार को अपना कार्य क्षेत्र चुना है। दादा ने भी ऐसा ही किया था। हम उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। समाज में जो संस्था तत्व प्रचार के काम के लिए समर्पित होगी, हम उसके साथ हैं। समाज की हर गतिविधि जो तत्व प्रचार के लिए समर्पित है, हम उसके साथ हैं। और दूसरी गतिविधियां हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। हम अपना शक्ति, श्रम और समय एक मिनट भी उसकी ओर सोच करके बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे भी हमारा दृष्टिकोण है। ये बड़े अत्यंत दुर्लभ लोग हैं जो यहां आकर बैठे हैं। बड़े दुर्लभ लोग हैं वे जो अध्यात्म प्रेमी हैं, जो आत्म कल्याण के लिए प्रेरित हैं, जो तत्व प्रचार के लिए समर्पित हैं। हम अपने आप को उसमें जोड़कर अपना और इन सब लोगों का भी एक मिनट और उनकी शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी दूसरी ओर भटकाना नहीं चाहते हैं। हम मात्र इसके लिए समर्पित रहना चाहते हैं। तो दादा की यह नीति कि जो जिनेंद्र भगवान के पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व प्रचार के लिए समर्पित है, वह गतिविधि हमारी गतिविधि है। हम जो उसका संचालन करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, और अगर कोई संकट आएगा तो हम उसी दायरे में रहकर अपनी नीतियों का निर्धारण स्वयं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तत्व के साथ खड़ा है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। दादा की यह जो नीति रही, उसका ही अनुकरण आप कर रहे हैं, और जो उसके अनुकरण में शामिल हैं, हम सब उनके साथ शामिल हैं। तत्व की प्रभावना की भावना जिनकी है, हम सब उनके साथ हैं। ऐसे समाधान के साथ मैं अगला प्रश्न आदरणीय अध्यात्म प्रकाश जी भारेल साहब से करना चाहता हूँ कि वर्तमान में अपनी समाज में अनेक तरह की विसंगतियाँ, विघटन आदि देखने में आते हैं या आ रहे हैं। ऐसे समय में विद्वानों के समाज में परस्पर सामंजस्य हेतु क्या प्रयास होने चाहिए, और समाज के उस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए समाज के द्वारा क्या प्रयास होने चाहिए, इससे आप हमें अवगत कराएं। धन्यवाद दीपक जी। आयुर्वेद में सैकड़ों रोगों की एक ही दवा होती है, त्रिफला। हमारे तत्व ज्ञान के फील्ड में पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक एक ही दवा दी हमें, तत्व ज्ञान, जैन अध्यात्म। उनका कथ्य का 99.99% जैन अध्यात्म रहा। दुनिया भर की समस्याएं उनके सामने आईं, और वो हमेशा जैन अध्यात्म के प्रतिपादन में लगे रहे। उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, किसी को भी, केवल सत्य का प्रतिपादन करते रहे। और उसका ये परिणाम हुआ कि इतना विशाल, इतना महान एक मिशन खड़ा हो गया, जिसके पीछे सैकड़ों हजारों विद्वान आज भी खड़े हुए हैं।
उसी परंपरा को चलाते हुए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भारले ने भी अपना केवल 2 काम अपनी जिंदगी के रखे, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। पहला काम अपने लिए और दूसरा काम हमारे जन सामान्य के लिए, साधर्मी भाइयों के लिए। उनके सामने भी हजारों बड़ी बड़ी समस्याएं आईं और उस सब का जवाब उन्होंने तत्व विचार की गतिविधियों को अनवरत चालू रख करके दिया। और इसका परिणाम है कि गुरुदेव ने हमें जहाँ छोड़ा था उससे कई 100 गुना हम आगे बढ़ गए, पूरी विश्व में हम फैल गए। आज उस जमाने में, गुरुदेव के जमाने में 10, 12, 15 विद्वान हुआ करते थे, तो आज 1200 विद्वानों का जखीरा हमारे पास है। गांव गांव, शहर शहर में हमारे विद्वान उपस्थित हैं। देश की जितनी भी प्रमुख संस्थाएं चल रही हैं उन सब में हमारे विद्वान हैं, आप भी वहीं की उपज हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि बस एक काम करते चलो, तत्व प्रचार, तत्व प्रचार, तत्व प्रचार, तत्व प्रचार। सारी समस्याओं के समाधान इसी में निहित है। किसी का जवाब नहीं देना, नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। कोई कुछ भी बोलता हो, तत्व प्रचार। कोई कुछ भी कहता हो, किसी ने कितना भी राग या दोष किया हो, किसी ने कितनी भी गालियां दी हो, किसी ने कितनी भी नेगेटिविटी फैलाई हो, दादा का हमेशा एक ही जवाब रहता था कि हमें किसी से कोई बैर विरोध नहीं है, वो सब हमारे मित्र हैं, भूले हुए भगवान हैं। गुरुदेव ने भी हमको यही बताया और दादा ने भी हमको यही बताया, और अंत में जाते जाते वो सहजता और समाधि का परिणयन कर गए। हम भी तभी सफल होंगे जब हम अपना ध्यान तत्व विचार की गतिविधि में लगाकर रखेंगे, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे। अभी 2-3 दिन पहले मेरी क्लास में मैंने कहा भी था कि जब मैं बचपन में छोटा था और मैं बहुत क्रांतिकारी नेचर का आदमी रहा हूँ शुरू से ही, किसी भी अन्याय को बर्दाश्त करना मेरी खिदमत में नहीं था, तो हर किसी से जाके बढ़ जाता, हर किसी से झगड़ा कर जाता, मारपीट भी कर लेता। तो एक दिन दादा ने बैठ के समझाया कि बेटा, दुनिया में अन्याय बहुत हैं, लेकिन हर अन्याय का मुकाबला हमें नहीं करना है। एक चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को सियार और सियार को शेर। कितने सारे अन्याय हैं, लेकिन क्या तुम सबसे जाके झगड़ा करोगे, सब में जाके लग जाओगे? अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को का समन करो, उसको दूर हटाओ, उसकी तरफ से अपना ध्यान उन बाधाओं की तरफ नहीं जाने दो। यही बाधाओं को जीतने का सबसे अच्छा रास्ता है, और अपने लक्ष्य पर बढ़े चलो, तुम एक दिन अपना काम कर लोगे। ये उनका जो संदेश है हमारे लिए कि हम जब तक ये काम उस चीज पर चलते रहेंगे तब तक हमें हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हम किसी को चैलेंज दे ही नहीं रहे। हमारा चैलेंज अज्ञान के साथ है, हमारा चैलेंज अचारित्र के साथ है, हमारा चैलेंज संसार के साथ है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, ना है, ना थी और ना आगे कभी रहेगी। हम लोग इसी लाइन पर चल रहे हैं और इसी लाइन पर चलते रहें, और समाज को भी यही करना चाहिए कि आप अपना काम करें, अपना तत्व ज्ञान, आत्मानुभूति प्राप्त करने के मार्ग में लगे रहें। ये दुनिया के प्रपंचों में ना पड़ें, राग द्वेष बहुत हैं, उनमें अपना माथा ना लगाएं, और हमारे साथ इस तत्व ज्ञान की धारा में बने रहें, तो हमारा आप सभी का कल्याण होगा। ऐसी मेरी बात के साथ बात।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दादा की एक कृति है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। इस तरह की नीति यदि हम अपनाए रखें तो निश्चित ही जो तत्व प्रभावना की है परंपरा अनवरत रूप से आज तक संचालित होती आई है। हम सब अनवरत रूप से इसमें स्नान करते हुए आगामी पीढ़ी को एक सुखद स्थान दे करके जाएंगे। इसी धरातल पर यदि हम आगे बढ़ते रहें तो इस तरह से बहुत सुंदर समाधान और संदेश आपके मुखारबिंद से हम सभी को इस मंच से प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अगले प्रश्न के लिए हमें मम गुरु आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आदरणीय परमात्म प्रकाश जी भाई साहब से अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व आप समस्त सदन में उपस्थित साधर्मी जनों से निवेदन है कि आप में से भी यदि किसी के प्रश्न परमात्म जी भाई साहब से या अध्यात्म जी भाई साहब से या मम्मी जी से हों तो आप हमें इशारा करेंगे। आदरणीय पंडित साहब के बाद आपको मौका दिया जाएगा। जय जिनेन्द्र। परमादरणीय दादा को स्मरण करते हुए, आदरणीय भाई के प्रणाम करते हुए, भाई साहब से एक सहज प्रश्न है कि किसी के भी कोई संतान होती हैं, अगर 3-4 संतान हो तो वो सोचा करते हैं, बहुत बुद्धि लगाते हैं कि एक को डॉक्टर बनाया जाए, एक को इंजीनियर बनाया जाए, कोई सीए रहे तो सब तरह के काम देख सके। लेकिन दादा ने अपनी चारों संतानों को फिर जो रिश्ते में चाहे दामाद आए और चाहे बहुएं आईं, उनको फिर घर में पोते पोतियाँ दोहते दोहितियाँ आईं, उनको सबको एक ही गुणों की माला पहनाई। किसी दूसरे रास्ते पर वो लेकर के नहीं गए, माने दादा ने अपनी दादागिरी पूरी घर में चलाई। इस दादागिरी के कारण से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो उनकी दादागिरी से आप लोगों को जो कुछ भी मिला, हमें तो बहुत कुछ मिला ही है, जो दादा तो सब कुछ दे गए हैं, लेकिन इससे आपको लगता है कि कहीं और लाइन में भी दादा को भेजना चाहिए था, किसी दूसरे को भी रहना चाहिए था? क्या आप यहाँ पर बहुत से दादा लोग बैठे हैं, पापा लोग बैठे हैं, उनको प्रेरणा देना चाहेंगे कि दादा के रास्ते पर चलना चाहिए कि कुछ और सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए ताकि वक्त मौका पर कोई अलग अलग तरह की दिशा में हो तो काम आ सके? बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। वे दादा तो अवश्य कहलाते थे। जगत को लगता भी होगा कि वे सबके ऊपर दादागिरी करते हैं, परंतु सच मानिए अपने परिजनों पर उन्होंने कभी कोई दादागिरी नहीं की। उन्होंने हमें कभी कोई आदेश नहीं दिया। सारी दुनिया को उपदेश देते थे, हमें भी वही उपदेश परोस देते थे। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, ऐसा क्या जादू है कि सब लोग एक रास्ते पर चल पड़े? हमने तो ऐसा किसी परिवार में नहीं देखा, 3 जने और 13 मते होते हैं। यहां ऐसा क्या जादू? एक ही जादू है। दादा अंदर और बाहर एक जैसे थे। जो बातें वे गद्दी पर बैठकर किया करते थे, अपने घर पर बैठकर की वही बातें किया करते थे। उनका आचरण भी वैसा ही था। जब बच्चे ये देखते हैं ना कि पिताजी हमें तो उपदेश तो बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, पर उनका आचरण और उनका व्यवहार उसके ठीक विपरीत है, तो वालमन जब तक उनके कंट्रोल में है तब तक तो उनके आदेश का पालन करता रहेगा, पर वो है उसके दिमाग में पिता की एक आदर्श छवि नहीं बन पाती कि मुझे इनके चरण कदमों पर चलना है। दादा के इस ब्लैक एंड व्हाइट बिहेवियर ने, इस खुली किताब ने, जैसे वे अंदर थे वैसे बाहर थे, हम सभी के मनोमस्तिष्क पर एक ऐसी छवि छोड़ी है
हमारे अंदर ये दृढ़ श्रद्धान पैदा हुआ कि इनका मार्ग सही है और हमें उसका अनुसरण करना है। मेरे जीवन का एक नियम है, मैं बहुत स्पष्ट बकता हूं और शायद ब्लंटली, ये सहलाना खुशामद करना ये मुझे नहीं आता है। और तो और मेरी पत्नी को भी मुझसे ये शिकायत रहती है। परंतु मैंने शुरुआत से एक नियम रखा कि अगर दादा के किसी विचार से, उनके किसी कार्यक्रम से मेरी असहमति है तो दृढ़ता पूर्वक उसे प्रकट करता था, बहुत छोटी उम्र से। पर अंत में होगा वह जो दादा कहेंगे, और मैं आज तक उसी सिद्धांत का पालन कर रहा हूं। मैं भी ग्रैंडफादर बन गया हूं, पर मैं दादा के सामने आज भी वही आज्ञाकारी बालक हूं। मैं आपको जो पहला प्रश्न था ना दीपक जी का, उसके बारे में भी कुछ खुशखबरियां दे दूं। अब तक जो हमारा महाविद्यालय चल रहा है वो 200 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ चल रहा है। हमारी बहुत भावना सदा से ही रही कि हम इसे बढ़ाते चलें, पर जगह की कमी के कारण से हम वो काम नहीं कर पाए। अब हमारा लक्ष्य हमने तय किया है कि इसे 300 की क्षमता तक पहुंचाएं और जगह का इंतजाम करने के दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। तो दादा के जाने के बाद हम उसे 1.5 गुना तो करने के लिए तुरंत तैयार हैं। और ये जो प्रशिक्षण शिविर आप देख रहे हैं ना, ये कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये 3-3 पंच कल्याणक के समान है। ये 10 शादियों के समान है। 10 बेटियों की शादी हो उसके समान ये आयोजन है। 20 दिन तक घर की शादी में 2 दिन तक हम बारात का स्वागत नहीं कर पाते ढंग से। ये 10 शादियों के समान है। परंतु आज की डेट में हमारे पास देश भर में से 2 ऐसे स्थान हैं जहां से परमानेंट आमंत्रण है कि यदि आपको जब भी हमारे यहाँ शिविर लगाना हो आपका स्वागत है। उसके अलावा 3 लोगों के आमंत्रण है कि आप हमारे यहाँ शिविर लगाइए, हमारे यहाँ शिविर लगाइए, हमारे यहाँ शिविर लगाइए। निर्णय हमें करना है कि हम कहाँ शिविर लगाएं। फिर आपको इस बात में कहाँ से संदेह हो सकता है कि ये गतिविधियां कैसे चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षेप और सारगर्भित आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब के प्रश्न का उत्तर और हमारे पहले प्रश्न को उसमें गर्भित करते हुए दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए। एक और महत्वपूर्ण बात, बचपन से आज तक हम सभी भाई बहनों ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं लौकिक क्षेत्र में भी, परंतु हम तरस गए। आज तक दादा ने कभी पीठ ठोकी नहीं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की लकीर भी दिखाई नहीं दी उन उपलब्धियों पर। वे उनको तुच्छ गिनते थे, उन्होंने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। परंतु अगर हम तत्व ज्ञान के क्षेत्र में 2 कदम आगे बढ़ते तो उनका कमल खिल जाता था। और ये वो कारण था कि हम उनके चेहरे की प्रसन्नता देखने के लिए, उनसे शाबाशी पाने के लोभ में वो उस क्षेत्र में लग गए जो वे चाहते थे। और ये हम लोग बार बार अपील करते हैं ना कि आप अपने बच्चे को महाविद्यालय में भेजिए, यही करने जैसा है, दूसरा कुछ करने जैसा नहीं है। ये सिर्फ परोपदेश कुशल बहुतेरे नहीं है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन में हमारे भाई बहनों के परिवार में जितनी भी संतानें हैं, उन सब ने पहले जयपुर में महाविद्यालय में रहकर शास्त्री किया है, वे जैन दर्शन के अधिकारी विद्वान बने हैं। उसके बाद जिसने अपने आजीविका के लिए जो भी क्षेत्र चुना उसमें भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और वे एक कुशल प्रवचनकार हैं, एक समर्पित आत्मार्थी हैं और इस तत्व प्रचार की गतिविधि में उनका पूरा सहयोग है। आप उन गतिविधियों से भी परिचित हैं, उनकी चर्चा करना भी प्रासंगिक नहीं है। मैं बिना किसी औपचारिकता के
सदन में उपस्थित साधारण जनों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप में से किसी का मन हो तो मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं और अपना प्रश्न रख सकते हैं। यह साक्षात्कार की श्रृंखला श्री नंदीश्वर विद्यापीठ खनिया धाना में जब मैं प्राचार्य के रूप में पदस्थ था, वहाँ से इसका शुभारंभ मैंने किया था और अब बांसवाड़ा से निरंतर है संचालित होती रहेगी। अगला प्रश्न आदरणीय, आपका नाम? मेरा नाम कांतिलाल सिसोदिया है जी, कहाँ से? मैं सूरत से हूँ जी। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यद्यपि मैं श्वेतांबर मत में उत्पन्न हुआ, श्वेतांबर आमनाई में मेरा जन्म हुआ है, तथापि मेरा यथार्थ श्रद्धान अब इस निर्ग्रंथ पंथ में है। जोरदार तालियों के माध्यम से आदरणीय भाई साहब का इस मंच से हम हार्दिक स्वागत करेंगे। आपका प्रश्न किनसे है? प्रश्न मेरा परमात्मा जी प्रकाश जी भारिल साहब से है। मेरा मात्र इतना ही प्रश्न है, यद्यपि आपने अभी थोड़ी ही देर में इसका समाधान देने की चेष्टा की थी, परंतु मेरा प्रश्न कुछ भिन्न है कि मैं यहाँ शिविर में जब से आया हूँ, मैंने यहाँ के आयोजन, यहाँ के शिविरार्थियों को देखा है और जो छोटे छोटे बालक हैं वो ऐसे ऐसे तत्वज्ञानी हो रहे, तो मुझे लगता है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इनके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। और अब यदि कोई प्रौढ़ व्यक्ति आपके पंडित टोडरमल स्मारक से अपनी शास्त्री इत्यादि की कोई पदवी उपलब्ध करना चाहे और वहाँ पर आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था आप कर सकते हैं कि प्रौढ़ व्यक्ति भी वहाँ आकर इस शिक्षा से जुड़ सके और अध्यात्म के कार्य में अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा और प्रासंगिक है। इसके दो भाग हैं। उस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं ना, शास्त्री की डिग्री का महत्व इन 15 साल और 20 साल के बच्चों के लिए हो सकता है। आपके लिए तो इस डिग्री का कोई महत्व नहीं है, आपके लिए तो उस ज्ञान की उपयोगिता है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने उस काम में तो हम लगे हुए हैं और आज ऑनलाइन के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ये गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो हमारे टोडरमल स्मारक में तो निरंतर यह ज्ञान गंगा प्रवहमान रहती है। ये बच्चे जिन कक्षाओं में बैठकर के अध्ययन करते हैं, आपका भी स्वागत है, आप भी उनमें बैठकर के अध्ययन कर सकते हैं। ये लोग जिन प्रवचनों से लाभान्वित होते हैं उनमें आप लाभ ले सकते हैं। इनके ज्ञान वर्धन के लिए जो वर्ष में 2 शिविर हम आयोजित करते हैं, जिसमें अपने अपने विषय के अधिकारी विद्वानों को बुलाते हैं ताकि इन बच्चों को जैन दर्शन का सर्वांगीण ज्ञान हो। उन शिविरों को आप अटेंड कर सकते हैं। जिस तरह से ये लाभान्वित हो रहे हैं, उतना लाभ लेने का पूरा अवसर सिर्फ आपको नहीं, आप सभी को उपलब्ध है और हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है, आप पधारिए। हम आपके आवास और भोजन की व्यवस्था भी करेंगे और आपको ये ज्ञान लाभ लेने का अवसर भी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 2 प्रश्न आपसे शेष हैं। संक्षेप में उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे चाहूँगा। आपका भी प्रश्न हम अभी लेंगे। आपसे निवेदन है कि एक प्रश्न के बाद मैं आपका प्रश्न लूँगा। हमारा अगला प्रश्न, हमें चूँकि 2 बार इशारा मिल गया है, एक बार जोरदार तालियां हमारे समस्त मंचासीन अतिथिगणों के लिए हम पुनः निवेदन करना चाहेंगे। हमारा अगला प्रश्न जिनका हम संक्षेप में उत्तर आपसे चाहेंगे, सबके मन में ये प्रश्न होता है कि मंच से आकर के इतनी संस्थाओं का परिचय दिया जाता है, कहाँ किसको भेजें। मेरा आपसे उन्हीं सर्व संस्थाओं की ओर से एक प्रश्न है कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जो कि सर्व संस्थाओं की वर्तमान में शीर्षस्थ सर्व प्रमुख संस्था है और आप वहाँ पर कार्यकारी महामंत्री के रूप में पदस्थ हैं, तो वहाँ पदस्थ होने के साथ आप सभी संस्थाओं के आपसी सामंजस्य हेतु अपने व्यक्तिगत या ट्रस्ट की ओर से किस प्रकार की योजना रखते हैं, या आपकी तरफ से सर्व संस्थाओं के सामंजस्य हेतु क्या प्रयास होने चाहिए या होते हैं, उसके बारे में अवगत कराएं। जैसा कि मैं अपने दूसरे सवाल के जवाब में बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि तत्व प्रचार के क्षेत्र में आने वाली कोई भी कठिनाई हो तो हम सब मिलकर उसको दूर करने के लिए कृत संकल्प हैं। समाज में संचालित अनेकों संस्थाएं, हो सकता है वे तत्व प्रचार की गतिविधियां भी कर रही हों और दूसरे कार्य भी कर रही हों, तो उनकी
तत्व प्रचार की गतिविधियों में हमारा संपूर्ण सहयोग, समर्थन और अनुमोदना है। कोई भी प्रकार की अगर विसंवाद की स्थिति पैदा होती है तो हम सब आपस में बैठकर सलाह मशविरा कर उसका निराकरण कर सकते हैं। यही सुगमतम उपाय है और सर्वमान्य भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय बाबूजी से निवेदन करना चाहूँगा, संक्षेप में अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद। सभी मुमुक्षु भाइयों से और बहनों से मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम अभय कुमार टड़ैया है। वैसे तो मैं ललितपुर का निवासी हूँ, मगर वर्तमान में ग्वालियर ही रहने लगा हूँ। मेरा एक अंदर से एक प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा है, हाथ से नहीं। आप लोगों की स्मृति में होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुमुक्षु महामंडल तैयार हुआ था, पूना में उसका अधिवेशन हुआ था। मैं भी पूना गया था वहाँ उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए। तो मैंने वहाँ भी एक बात रखी थी कि दिन रात अपन पूज्य गुरुदेव का नाम लेते हैं और गुरुदेव से ही अपन को सब कुछ मिला है, मगर सोनगढ़ से क्यों अभी तक अपना सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ये मेरी बात समझ में नहीं आती है। वहाँ कितने बड़े शिविर लगते थे। मैं 5 शिविर अटेंड कर चुका था, 20-20 दिन के। मेरी हार्दिक इच्छा है, हालांकि मेरी तो अब उम्र 81 वर्ष की हो गई है, अगर बन जाए संयोग तो अलग बात है, वरना मेरी हार्दिक इच्छा ये रही है। और मैं आज अपने भाई साहब से भी यही निवेदन करूँगा कि एक बड़ा शिविर सोनगढ़ में जरूर लगना चाहिए, ताकि अपनी नई पीढ़ी को पूज्य गुरुदेव के उस स्थान के बारे में, उस जगह के बारे में लोगों को ज्ञान हो और लोगों को पता चले कि हम किन के अनुयायी हैं। और दूसरा बस एक बात और कहना है कि जितनी भी अपनी संस्थाएं हैं, जितने अपने विद्वान हैं, वो भी सब एक मंच पे दिखना चाहिए। बीच में अभी बहुत वातावरण खराब हो गया था बीच में, कि ये लगता था कि भगवान जाने अब क्या होगा, कैसे ये सब चलेगा, कि एक वहाँ जा रहे हैं, एक वहाँ जा रहे हैं, कोई सोनागिर में, कोई बम्बई में, कुंद कुंद कहान वालों का, उनका सबका। हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि सारे लोग एक मंच पे दिखें और सब लोगों को सहयोग देकर इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी पवित्र भावना के साथ मैं भाई जी पुनः निवेदन करूंगा कि वो सोनगढ़ को जोड़ने की कोशिश करें, भले ही ना कर पाएँ, वो अलग बात है, क्योंकि हिंदी भाषियों ने स्वयं छोड़ा है सोनगढ़, उनको वहाँ से किसी ने हटाया नहीं। लोगों को ये पता हो, स्वयं हिंदी भाषी वहाँ से ट्रस्टी हट के और वहाँ से अलग हो गए किन्हीं कारणों से। अब वो भाई साहब जवाब देंगे। और अच्छा है अगर एक बड़ा शिविर सोनगढ़ में आयोजित हो, शिक्षण शिविर, तो पूज्य गुरुदेव की स्मृति पुनः पूरे देश में फैल जाए। भाई साहब का यह सोचना यथार्थ से परे है कि हम सभी लोग सोनगढ़ के साथ सामंजस्य में नहीं हैं। सोनगढ़ पूज्य गुरुदेव श्री की कर्म भूमि रहा है और पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने जीवन भर स्वांतः सुखाय और परोपकार के लिए एक ही काम किया है, तत्व चर्चा और तत्व प्रचार। और हम उन्हीं के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम उन्हीं के सामंजस्य में तो हुए, उनसे पृथक कहाँ हुए। अब रहा सवाल ये कि हम एक साथ बैठ कर के तत्व चर्चा और तत्व प्रचार करते हैं। कोई अपनी किचन में इडली डोसा खाता है, कोई रोटी पराठा खाता है और कोई बेड़ई खाता है। अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में जिसको जो पसंद है और जिसकी संस्कृति है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि इडली डोसा खाते हैं कि रोटी पूड़ी खाते हैं, लुचई खाते हैं। मूल सिद्धांत में तो हम सब एक है ना। और रही बात सोनगढ़ में जाकर के शिविर लगाने की, हमें जहां से भी निमंत्रण मिलेगा वहां जाकर के हम शिविर जरूर लगाएंगे।
जब अनेकों वर्षों आमंत्रित करने वाले लोग अनेकों वर्षों तक इंतजार करते हैं और हम उनके पास नहीं जा पाते हैं, तो हम किसी स्थान पर बिना निमंत्रण के क्यों जाएं? कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है, संपूर्ण सामंजस्य। और जैसा कि आपने खुद ने कहा, आप वर्षों पहले की बात कर रहे हैं। इन विगत 10-20 वर्षों में आपने कोई विवाद सुना है क्या? आपने भी नहीं सुना है। तो फिर जिसका अस्तित्व ही नहीं है, हम उसकी चर्चा क्यों करें? तत्व प्रभावना की भावना सबको अपने में समेटे हुए है। हम सबकी और जिन किसी की भी तत्व प्रभावना की भावना है वो हमसे जुड़ा है, हम सब उनसे जुड़े हैं। ऐसी भावना के साथ अंतिम प्रश्न बहुत संक्षेप में रखता हुआ और संक्षेप में उत्तर की गुंजाइश रखता हूँ। 1000 से भी अधिक स्नातक विद्वान अपनी संस्था से तैयार होकर के समाज को उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ स्नातक शासकीय सेवाओं में संलग्न हैं और कुछ नहीं। इनके सहयोग हेतु संस्थाओं के व्यक्तिगत तौर पर क्या प्रयास और कदम होने चाहिए, आपके विचार स्पष्ट कीजिए। आपने स्वयं ही बताया कि स्नातक हमारे यहाँ से निकले और शासकीय सेवाओं में हैं, कोई लोग अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में हैं, प्रोफेशन में हैं। संस्था से निकला कोई भी व्यक्ति किसी भी परिप्रेक्ष्य में कमजोर वर्ग में नहीं है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। और अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा नजर में आए तो हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करिए। हम उसके लिए जो बन पड़ेगा वह करेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति जो इस आत्म कल्याण के मार्ग में लगा है, जिसने अपने आप को तत्व प्रचार के लिए समर्पित किया है, वह किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त रहे, यह संभव नहीं है। वह हमारे साधर्मी वात्सल्य की इस साधर्मी वात्सल्य इस बात की इजाजत नहीं देता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको नजर में आता है तो जरूर हमारा ध्यान दिलाइए, क्योंकि हो सकता है कोई परेशान हो और उसकी यह वृत्ति तो होती नहीं है कि वह अपनी परेशानी हमारे सामने लाए और कोई याचना करे। आपकी नजर में आता है तो आप लाइए, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ। संस्था सबके सहयोग के लिए सतत तत्पर है। हम उनके सम्मुख अपनी बात रखेंगे तो निश्चित ही उसका समाधान हमें प्राप्त होगा, सहयोग समाधान उनको उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं हमारी आदरणीय छोटी मम्मी जी साथ में बैठी हुई हैं। मम्मी जी से मैं एक प्रश्न निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय छोटे दादा के साथ विवाहोपरांत आपका सर्वाधिक जीवन व्यतीत हुआ है। आदरणीय छोटे दादा की एक विशेष प्रेरक घटना जो सबके लिए लाभान्वित हो, उससे हमें बहुत संक्षेप में अवगत कराएं। वीतराग विज्ञान ही 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रचार। देखो, दादा की तो कोई ऐसी बात रही नहीं है। दादा तो एक खुली किताब थे शुरू से ही। जो उन्हें कहना होता था वो सबको भरी सभा में बोलते थे और सबको सुनाते थे, कहते थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो अपने को ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनकी कोई गुप्त बात होगी या कोई ऐसी बात होगी। और रही उनकी प्रचार की, तो उनको तो जो टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय है उससे ही उन्हें बहुत अधिक प्रेम है और रहेगा। और उनकी इच्छा ये है कि ये वर्षों तक चलता रहे, हमारे जाने के बाद कभी बंद ना हो। बस ये उनकी भावना जैन सिद्धांत महाविद्यालय के लिए है और रहेगी। और दूसरे जो अभी टीवी चैनल चलता है वो ऐसा ही शाश्वत चलता रहे, क्योंकि उससे जन जन को, जैन अजैन को, सबको घर बैठे सब मिलता है, तो वो उनको सबको मिलता रहे, इससे अपने धर्म का प्रचार होता रहे। ये उनकी तत्व के माने उनको जो है ना आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, सबसे पहले 2 उनके सिद्धांत हैं, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। बस तो आत्मानुभूति अपने लिए और तत्व प्रचार पर के लिए।
ये परमात्मा भी बोल गया है। तो ऐसा उनका लक्ष्य था और उसके ऊपर ही वे अडग रहे और अंत समय तक उन्होंने इसी बात के लिए पुष्टि की है और इसी का उनका ध्यान रहा है। शांति जी से वे कह के गए हैं कि शांति जी तुम्हें महाविद्यालय चलाना है जब तक तुम जिंदा हो, जब तक, ऐसा उनको अलग से बोल के गए हैं। और हमारी छोटी बिटिया अध्यात्म प्रभा, उससे भी उन्होंने स्पेशल कहा कि गुड्डी ये महाविद्यालय चलता रहना चाहिए मेरे अनुपस्थिति में। तो उनकी बहुत भावना ये महाविद्यालय की रही है और उनका हृदय फूला नहीं समाता था जब जे सब विद्यार्थी अच्छे अच्छे नंबरों से पास होते। और जैसे अभी हमने सुना कि 90% के विद्यार्थी यहाँ भर्ती होने के लिए आए हैं और उनको हम किनको छोड़ें किनको नहीं छोड़ें, हमें ये सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति उनके हृदय में थी और वही उनको प्रेरित करती थी और सबके लिए वो प्रेरित करते रहे और सबसे यही बोलते रहे कि आप अपने को आत्मानुभूति और तत्व प्रचार में संलग्न रहें और अपने आत्मा का कल्याण करें। जाते जाते समय भी उन्होंने यही कहा कि तुम अपनी आत्मा में जाओ, मैं अपनी आत्मा में जाता हूँ। तुम अपनी आत्मा में जाओ, मैं अपनी आत्मा में जाता, और कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा उनका हमेशा विचार रहा है। और इसके सहजता समाधि मरण क्या है वो आपको उन्होंने लिख के दिया है सारा किताबों में, सप्तशतक में आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ते होंगे, उसमें सब है कि मोबाइल में लाइव में सब में। तो उसका आप अनुसरण करें और उसमें ही संलग्न रहें और सब मिल कर के इस काम को आगे बढ़ावें। सब जो जितने मुमुक्षु समाज है, अपनी जितनी संस्थाएं हैं, सब एक साथ में मिल कर के उनका ये भाव हमेशा रहा है और सब उनका सबका साथ दिया है। और वही अभी हमारा लक्ष्य है, वो उसी को हम प्राप्त करें। इसी भावना के साथ हम अपनी बात समाप्त। आपकी शादी के बाद में बैलगाड़ी में आप उनके साथ ससुराल जा रही थी। उन्होंने मेरे से सबसे पहले मिलन हुआ था। मैं गिर गई थी नदी में, पैर फिसल गया था। मैं नदी में उतरी थी तो पैर फिसल गया, गिर गई। तो उठ के और फिर मैं ही जाके बैलगाड़ी में बैठ के हमारी गाड़ी चलने लग गई। तो किसी ने कहा, घर वालों ने किसी के जाके तुम देख तो आओ क्या हुआ। हमने कभी देखा नहीं था, शादी के पहले नहीं देखा था, शादी के बाद में नहीं देखा था। उस समय भी जानते नहीं थे कौन कैसे कौन है। तो वो आए तो आते इतना बोला कि अपन कोई भावलिंगी संत होंगे तो अपन उनको आहार देंगे। सबसे पहला बात उनका ये था कि यदि कोई भावलिंगी संत होंगे तो अपन उनके लिए आहार देंगे। तो मैंने सहर्ष कहा कि हाँ ज़रूर अपन देंगे, कोई होगा तो। मैंने दिए हुए थे पहले मुनियों को आहार बचपन में 12 साल की उम्र में, लेकिन उस समय भी तो उनसे यही मैंने जवाब दिया था। उनका भाव हमेशा यही रहा। माने ये समझो कि बचपन से जो 5 साल की उम्र 10 साल की उम्र से जो आप समझते हैं कि बच्चा कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं करता है, मैं समझ लो या वे समझ लो, दोनों हम माने इसी धर्म में इसी बात में बचपन से ही दोनों लगे थे। और भाग्य से ऐसी जोड़ी मिल गई कि दोनों एक इसी में रह गए। और मेरा तो परिवार आपको बतला दूं, मेरा जन्म का परिवार और ससुराल का परिवार, दोनों परिवार पंडितों से ही भरा पड़ा रहा। मेरी माँ पंडित, मेरे पिताजी पंडित, मेरे फूफा पंडित, मेरे चाचा पंडित, मेरे मामा पंडित, मेरे भाई पंडित, मेरे बच्चे पंडित, मेरे जेठ पंडित, मेरे पति पंडित, सभी पंडितों से। और आज चौथी पीढ़ी, आज के दिन चौथी पीढ़ी तक सब पंडित शास्त्री हैं और अभी शास्त्री कर रहे हैं। हमारे वो विशुद्धि है ना, चौथी पीढ़ी की है वो।
अभी वो हमारे यहाँ से शास्त्री कर रही हैं और हमारा तो परिवार ही ऐसा रहा है बचपन से, और भगवान जाने कि अभी और कितने पंडितों को देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्व औपचारिकताओं को यहाँ ग्रहण करता हुआ मैं प्रशिक्षण समिति ग्वालियर, पंडित टोडर स्मारक ट्रस्ट, आदरणीय परमात्म प्रकाश जी भाई साहब, अध्यात्म प्रकाश जी भाई साहब, मम्मी जी, राजकुमार जी भाई साहब, रितेश जी भाई साहब, संदीप जी भाई साहब, सुधातम जी भाई साहब, वकील साहब और उपस्थित सदन में सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यह साक्षात्कार का 8वां कार्यक्रम आदरणीय परमात्म प्रकाश जी के साथ जुड़कर के संपन्नता को प्राप्त होता है। मैं पुनः मंच का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम को अतिथिगणों की आज्ञा से यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्वालियर शिक्षण शिविर समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भाई दीपक जी का, जो नव प्रसूत के माध्यम से हमारे आदरणीय दादा के बाद परमात्मा जी के क्या विचार होंगे ये सब हमने जानने की कोशिश की। और ऐसा भव्य शिविर हमारे मुकेश जी साहब दादा के हाथ से झंडा लेकर आए थे और आज इसी शिविर के मध्य इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।